संविधान के प्रश्नों की तीसरी सीरीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक ऐसा संविधान जो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लॉयर डीएनए प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस तीसरी सीरीज की शुरुआत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके सामने करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितनी भाषाओं को उपबंधित किया गया है, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, यानी कि 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के किस भाग को इस संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। तो क्या नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा जा सकता है, या फिर मूल अधिकार वाले पार्ट यानी कि भाग 3 को कहा जा सकता है, या मूल कर्तव्यों को। तो इसका आंसर होगा नहीं। सही आंसर है उद्देशिका। जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसको हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है वही इसका सही आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान का अर्थान्वयन करते समय उद्देशिका को संदर्भित और प्रयुक्त कब किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान की व्याख्या करते समय उद्देशिका को कब काम में लिया जाएगा। सीधी सीधी भाषा में पढ़ते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि संविधान का जो व्याख्या अपन कर रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका संविधान के किसी भाग की या किसी बिंदु की व्याख्या कर रहा है और उस समय वह संदिग्ध है, तो उद्देशिका को देखा जाएगा। कब देखा जाएगा, तो मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला ऑप्शन कह रहा है, जब संविधान का अधिनियमित भाग असंदिग्ध हो। क्या असंदिग्ध होने की स्थिति में पढ़ा जाएगा या उद्देशिका को देखा जाएगा। तो इसका होगा नहीं। नंबर 2 देखते हैं। दूसरे वाला कह रहा है कि जब इसका अधिनियमित भाग अवैध हो। ये भी गलत है क्योंकि इसका अधिनियमित भाग अवैध हो ही नहीं सकता। तीसरा, जब इसका अधिनियमित भाग संदिग्ध हो। और चौथा कह रहा है जब इसका अधिनियमित भाग असंवैधानिक हो। तो संविधान का कोई भी अधिनियमित भाग असंदिग्ध हो ही नहीं सकता, मतलब गलत और असंवैधानिक हो ही नहीं सकता। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, जो कह रहा है कि जब इसका अधिनियमित भाग संदिग्ध हो, यानी कि संविधान का कोई ऐसा भाग या ऐसा बिंदु या ऐसा कोई आर्टिकल, अनुच्छेद जो समझ में नहीं आ रहा है या अपना उचित अर्थ निकालने में सक्षम नहीं है, उस संदर्भ में, उस स्थिति में आप क्या करोगे, उद्देशिका को देखोगे, ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के अनुसार सही क्रम क्या है, यानी कि जो वर्ड लिखे हुए हैं उद्देशिका के, उनका सही क्रम पूछा गया है। चलिए पढ़ देता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन 2 कह रहा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन 3 कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और लास्ट वाला कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर होगा नंबर 4, जो कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का मूल स्रोत है, यानी कि कहाँ से आया भारत का संविधान, उसका मूल स्रोत क्या है। क्या भारत के नागरिक भारत के संविधान के मूल स्रोत हैं। क्या मनु संहिता है, या अपन कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है, या फिर विदेशी संविधान है। क्या है भारत का मूल संविधान का स्रोत। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि जो मूल स्रोत क्या है हमारा, ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय पद्धति, एकल नागरिकता और विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किस विदेशी संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से। देखिए इसको ध्यान से देखिए, संसदीय पद्धति, एकल नागरिकता और विधि के समक्ष समता, यानी जो एक मतलब सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ और संसदीय पद्धति, इन तीनों चीज़ों की जो व्यवस्था हमारे संविधान में कर रखी है वह ब्रिटिश के संविधान से कॉपी पेस्ट करी हुई है। ठीक है।
लेकिन जो विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत है, इसके जो आगे का पार्ट है, यानी कि जो आर्टिकल 14 में कह रखा है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, जो ये विधियों का समान संरक्षण वाली जो बात है, ये अमेरिका के संविधान की देन है, न कि ब्रिटिश के संविधान की देन। तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लीजिएगा, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो यह अमेरिका के संविधान की देन है, न कि ब्रिटिश के संविधान की देन। आप समझ गए होंगे बखूबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हमारे संविधान का न्यायिक पुनरावलोकन और संघात्मक स्वरूप किस विदेशी संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, अगर वहाँ की जो कैबिनेट है, वहाँ की जो सरकार है, कोई कानून बनाती है, तो वहाँ की न्यायपालिका यह देख सकती है कि क्या बनाया गया कानून वैध है या अवैध। इस प्रकार की शक्ति वहाँ की न्यायालय के पास है, और ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था भारत के संविधान में भी है। हमारी न्यायपालिका जुडिशरी यह देख सकती है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून वैध है या अवैध। अगर संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कोई भी विधेयक अवैध है, तो न्यायपालिका उसको वॉइड कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हमारे संविधान में अलग अलग विदेशी संविधानों से चीज़ें ली गई है, और इसी क्रम में अगला प्रश्न पढ़ देता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान कौन से विदेशी संविधान से प्रभावित होकर दिया गया है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वह किसी विदेशी संविधान की देन है, न कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की देन है। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन पहला कह रहा है कि फ्रांस के संविधान से, दूसरा कह रहा है सोवियत संघ यानी कि इटली के संविधान से, तीसरा कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और चौथा कह रहा है ब्रिटिश के संविधान से। इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ यानी कि इटली के संविधान से। जो मौलिक कर्तव्यों की बात कॉपी पेस्ट करी गई है वह सोवियत संघ के संविधान से यानी कि इटली के संविधान से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे संविधान के निर्माताओं ने किस विदेशी संविधान से प्रभावित होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया? जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किस देश के संविधान से प्रभावित होकर के अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने ये जो नीति निर्देशक वाला पार्ट है यह हमारे संविधान में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को किस विदेशी संविधान से अपनाया गया है? यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको विदेशी संविधान से लिया गया है। और कौन से देश के संविधान से लिया गया है आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो भाग 3 है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कॉपी पेस्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को लिया है। ये मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका के संविधान में कैसे आया, इसको हल्का सा जान लेते हैं। वहाँ के नागरिक यह बखूबी जानते थे कि कोई भी सरकार अगर पूर्ण बहुमत में होती है या अपनी सत्ता में होती है तब वह नागरिकों के अहित में कुछ भी कार्य कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए उन्होंने अपने संविधान में न्यायपालिका को इतनी अथॉरिटी दी कि अगर वहाँ के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया जाए तो न्यायालय में इतना पावर हो सके या हो कि वह बीच में सरकार को हस्तक्षेप करके रोक सके। और इसलिए हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान के भांति ही मूल अधिकारों को भी अपनाया गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का विचार किससे प्रभावित होकर अपनाया? जो मूल अधिकार हैं वह आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के पीरियड में निलंबित यानी कि वॉइड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। हम अपने मूल अधिकारों की मांग सामान्य अवस्था में यानी कि नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है, देश सही स्थिति में होता है, तब तो अपन मांग कर सकते हैं। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मूल अधिकार है मैं तो बाहर जाऊंगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, युद्ध चल रहा है, इधर से उधर AK-47 चल रही है और आप कहोगे कि मेरा तो विचार व्यक्त करने का, बाहर जाने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है,
मेरे तो गुदगुदी हो रही है, मैं तो बाहर जाऊंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बाहर जाओगे तो आप मार दिए जाओगे। इसलिए कई परिस्थितियों में अगर मूल रूप से देखा जाए, या एकता और अखंडता के मतलब जो चीज़ें हैं, वो आपको ऐसी कोई चीज़ आप नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपातकाल के दौरान में आपके मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और ये वाला जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि आपातकाल के दौरान में जर्मनी के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है, जो भारत के संविधान में भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किन विदेशी संविधानों से प्रभावित होकर समवर्ती सूची और संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। आपको बता दूं दोस्तों, संसद के जो विशेषाधिकार हैं और जो समवर्ती सूची, आप सब जानते ही हैं, समवर्ती सूची का मतलब ऐसा कोई विषय जिस पर संसद और किसी राज्य की सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सके, और ऐसी सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। ये जो सूचियां हैं वह अलग अलग पावर्स को पावर डेलीगेशन के सिद्धांत पर काम करती है, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में केवल संघ यानी कि सेंटर की सरकार है वह कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो बचे हुए विषय हैं और जो संघ के विषय हैं उनमें सेंटर की सरकार है वह कानून बनाएगी। इस प्रकार ये पावर डेलीगेट किए गए हैं अलग अलग सरकारों के। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सिद्धांत है, वो कौन से संविधान से प्रभावित होकर लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए दोस्तों, अगला जो पार्ट है, अगली जो सीरीज़ है, बहुत ही कम समय में आपके सामने आएगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। देखिए, ये जो प्रश्न है वह केवल ना कि लॉ के स्टूडेंटों को या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए ही है, ये तो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के जो कॉमन प्रश्न हैं, जो बेसिक प्रश्न हैं, उनको इसमें उठाया गया है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।